नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम के गद्य खंड का अध्याय है विदाई संभाषण, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। तो इस अध्याय का एक अंश हम पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब दूसरे अंश में पाठ को पूर्ण करते हैं। पिछले अंश में हमने अध्ययन किया था कि लॉर्ड कर्जन की इच्छा के अनुसार जब उसके इच्छित पद पर एक फौजी को नहीं रखा गया तो उसने आवेश में आकर इस्तीफा दे दिया और ब्रिटिश सरकार ने वह इस्तीफा मंजूर कर लिया तथा उसके लगाए हुए एक भी कर्मचारी या अधिकारी को नहीं रखा, उसे भी निकाल दिया गया था। तो इस प्रकार से आगे वर्णन है। लेखक बाल मुकुंद जी लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है। बहुत ऊंचे चढ़कर गिरने से तात्पर्य है कि पहले सभी लोग, बड़े बड़े राजा और देश की जनता आपके प्रतिष्ठा सम्मान में झुकती थी, नतमस्तक होती थी, और अब जो है, अब उस वायसराय के पद से तुम मुक्त हो गए हो, तो ब्रिटिश सरकार ने ही तुम्हें निकाल दिया है, इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो पहले जो इतनी प्रतिष्ठा और सम्मान मिला था, लेकिन अब जो तुम्हारी यह बेइज्जती हुई है, तो यह यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है। तो ये व्यंग है उनके द्वारा। गिरकर पड़ा रहना और उससे भी अधिक दुखित करता है, और गिरकर पड़े रहना अर्थात असफल होकर और अकर्मण्य होना उससे ज़्यादा दुखी करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है, कि पद छूटने के बाद भी आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क, अदने से तात्पर्य है कि छोटा, छोटे पद का, कि एक छोटा क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो और नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है, कि उसे नौकरी छोड़ने का नोटिस प्राप्त हो जाता है तो वह उस नोटिस अवधि को बड़ी ही घृणा के साथ काटता है, अर्थात पूरी कर्तव्यपरायणता से कार्य नहीं करता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, और इस समय आपको अपने पद पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसे घृणा आती है, कि स्वयं की ये जो दशा हो रही है आपकी, इस पर आपको स्वयं को ही घृणा आती होगी। इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, कि यह बात भी देशवासी नहीं जान पाए, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। लेकिन पतन के पीछे भी इतनी उलझन में पड़ते हुए आज तक किसी को नहीं देखा तुम्हारे अलावा। माय लॉर्ड, फिर गुप्त जी लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हैं कि माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप जिस काम को आए थे और क्या कर चले हैं, कि आप किस किस कार्य को करने के लिए आए थे और अब क्या कर के जा रहे हैं। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, कि शासक और राजा और प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होते हैं। यह बात आप निश्चित मानते होंगे, सो कृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। अर्थात जो शासक का प्रजा के प्रति कर्तव्य होता है वो आप भली भांति जानते हैं, कि ऐसा एक भी कर्तव्य का निर्वहन आपने नहीं किया जो प्रजा के लिए सुखकारी हो, समृद्धिवान हो। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? अर्थात शासन वह नहीं है जो आंख बंद करके और मनमाने हुक्म चलाने, अर्थात अपनी मन की ही अनुसार कार्य करना, किसी को किसी भी प्रकार का न सुनने का मौका न देना, तो यह एक शासन नहीं है, यह एक प्रकार का तानाशाह है। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना, अर्थात प्रजा की बात को कभी न सुनना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए जाने वाला ही शासन कहलाता है।
अर्थात नहीं। प्रजा के हित में कार्य करना और प्रजा के हित के लिए ही सारी बातें सोचना और उसके समक्ष उसके साथ रहकर कार्य करना ही शासन कहलाता है। जबकि तुमने प्रजा की बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया और उसको दबाकर अपनी मर्जी के विरुद्ध जिद से काम किया है, तो यह शासन नहीं है। मैंने पूर्व में बता दिया था कि यहाँ व्यंग है। एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो, कि एक भी काम ऐसा नहीं है जिसमें अपनी जिद को छोड़कर तुमने प्रजा के हितार्थ कुछ कार्य किया हो। तो ये दोनों तानाशाह का नाम उदाहरण दिया गया है कि कैसर और जार भी घेरने गोटने से प्रजा की बात सुन लेते थे। कि कैसर और जार जो एक तानाशाह शासक थे, वो भी घेरने गोटने से या दबाव में आने से वो प्रजा की बात सुन लेते थे। पर आप एक मौका तो बताइए, लेकिन आपके साथ एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि घेरने गोटने से या दबाव में आने से आपने जनता की बात सुनी हो या जनता के हितार्थ, प्रजा के हितार्थ कोई कार्य किया हो। तो कैसर और जार दोनों तानाशाह शासक थे। यह दिया हुआ है कि कैसर रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द, जो तानाशाह जर्मन शासकों 962 से 1876 तक रहे थे के लिए प्रयोग होता है। और जार यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है, जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों 16वीं सदी से 1917 तक के लिए प्रयुक्त होता है। इस शब्द का पहली बार बुल्गारियाई शासक 913 में के लिए किया गया था। तो कैसर जो कि जर्मन का तानाशाह शासक के लिए कहा जाता है, और जार जो रूस के तानाशाह शासकों के लिए कहा जाता है, कि वो तानाशाह शासक भी घेरने गोटने से प्रजा की बात सुन लेते थे। लेकिन पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को अपने अपने निकट फटकने दिया हो या आने दिया हो। कि एक भी मौका ऐसा नहीं हुआ कि अनुनय विनय या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को अपने पास फटकने दिया हो या आने दिया हो, उनकी बात सुनी हो। एक भी बार तुमने प्रजा को अपने समीप नहीं आने दिया, नहीं उनका प्रार्थना सुनी। फिर ये नादिर शाह भी बताया है कि नादिर शाह 1688 से 1747 और 1736 से 1747 तक ईरान के शाह रहे हैं। अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पार्शिया के नाम से भी जाने जाते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। तो ये भी एक तानाशाही शासक माने जाते हैं, जिसे नेपोलियन ऑफ पर्शिया कहा जाता है, नादिर शाह। तो नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया, तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया था, कि उसी वक्त रोक दिया था जब उसके गले में तलवार पड़ी। तो लेकिन तुमने एक भी बार ऐसा नहीं किया कि जनता के ऊपर अत्याचार और क्रूरता या कत्लेआम रोका हो। जबकि बड़े बड़े तानाशाहों ने भी जनता के हितार्थ कुछ तो, अधिक नहीं कुछ तो, जनता हितार्थ या प्रजा के हितार्थ कार्य किए हैं। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ा कर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। कि जब बंग विभाजन हो रहा था, तो समस्त भारत की जनता, उस समय लगभग 8 करोड़ थी, कि समस्त भारत की जनता गिड़गिड़ा कर आपसे विच्छेद न करने की या बंग विभाजन न करने की प्रार्थना कर रही थी, लेकिन आपने उस प्रजा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है, और आपको पसंद नहीं था कि बंगाल का विभाजन किए बिना मैं वापस घर लौट सकूं। तो यहाँ लार्ड कर्जन की यह फोटो दी हुई है, इसमें नीचे इनका कार्यकाल दिया हुआ है कि भारत के वायसराय 1899 से 1904 तथा 1904 से 1905 2 बार रहे हैं। दूसरी बार इन्होंने
इस्तीफ़ा दे दिया था, जो ब्रिटिश सरकार ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया था, कि नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है, कि जो तानाशाह शासक था नादिर शाह, उससे भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में या मन में दुख नहीं होता होगा? अर्थात आपकी जिद से प्रजा अत्यंत दुखी होती होती है। आप विचारिए, आप सोचिए, तो एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। कि आप अपनी ही उदाहरण लेते हैं, अपनी तरफ से ही सोचते हैं कि आप एक आदमी के कहने पर, एक आदमी को आपके कहने पर पद नहीं दिया गया, तो आप स्वयं अपने आत्मसम्मान के लिए नौकरी छोड़ देते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती, तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़कर न जाती? अर्थात अगर प्रजा को भी कहीं अन्यत्र जाने की जगह होती, तो वो नाराज होकर इस देश को छोड़कर चली जाती। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया है। अर्थात तुमने जो जिद करके इस प्रकार से क्रूरता फैलाई, अत्याचार किया है, उसका तुम्हें फल प्राप्त हो गया है। तुम्हें भी इसी प्रकार से वायसराय के पद से निलंबित किया गया है। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया है, आपको भी उससे कम पीड़ा न दी, अर्थात वैसी ही पीड़ा आपको प्राप्त हुई है। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हो गए हो। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है, कि अपने दुख और कष्टों का ध्यान कम रखते हुए उसके नतीजे पर अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, कि इस देश की जनता जानती है कि इस प्रकार से बुरा वक्त चल रहा है, तो इसका एक न एक दिन अंत अवश्य होगा। दुख का समय भी एक न एक दिन निकल ही जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर, पराधीनता सहकर, परतंत्रता सहकर भी वह जीवित रहती है, जीती रहती है। कि हे माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता का शाब्दिक अर्थ होता है आभार, कि इस आभार की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी, और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। कि न तो इस भारत की जनता की कृतज्ञता आपने समझी है, और न ही इसकी श्रद्धा भक्ति तुम प्राप्त कर सके हो। इसका बड़ा ही दुख है। तो ये व्यंग में लेखक जो है, व्यंग में लॉर्ड कर्जन के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं, अर्थात आपकी आंखों का सामर्थ्य नहीं कि शिक्षितों को देख सको। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता था, कि यहाँ तक कि प्रजा का नाम आपके मुख से नहीं निकलता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि अनपढ़ गूंगी प्रजा कहकर आप अपने मुख से प्रजा को संबोधित करते थे। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। गीत गाने से तात्पर्य है कि उसकी प्रशंसा की जाती है, कि जिस प्रजा को आप अनपढ़ और गूंगी कहते हो, तो उस अनपढ़ और गूंगी प्रजा में एक नर सुल्तान नाम का एक नर सुल्तान नाम का राजकुमार था, जिसकी प्रशंसा की जाती है। एक बार अपने विपद का अर्थ होता है कि विपदाओं या कठिनाइयों के समय में, कि विपद के कई साल, कठिनाइयों के या मुसीबत के कई साल सुल्तान ने नवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक का काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से, जिस परंपरा से उसने अभिवादन किया था, वह सुनिए। कि उन्होंने उनकी कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनका अभिवादन किया था, और विदाई के वक्त उन्होंने जो शब्द कहे थे, उसने आंखों में आंसू भरकर कहा कि प्यारे नवरगढ़ के सभी वासिंदों या निवासियों, मेरा प्रणाम ले, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आज मैं तुमसे जुदा हो रहा हूँ, अर्थात आज मैं नवरगढ़ को छोड़कर जा रहा हूँ। तू मेरा अन्नदाता है, कि इतने वक्त, इतने समय तुम मेरे अन्नदाता रहे हो, तुमने ही मेरा पालन पोषण किया है। अपनी विपद के दिन
मैंने तुम में काटे हैं, कि मेरी विपदा या मुसीबत के कठिनाइयों के दिन मैंने यहाँ काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। अर्थात ये इतना बड़ा ऋण है कि इसको मैं चुका नहीं सकता हूँ। कि भाई नवरगढ़ के सभी भाइयों, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, कि ऐसा एक भी दिन हुआ हो कि मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो गया हूँ, या यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, ये यहाँ की प्रजा के हित में नहीं सोचा हो, तो यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न लें। कि यहाँ की स्त्रियों और माता बहन की को उचित दृष्टि से न देखा हो तो मेरा प्रणाम मत लेना, नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम लें और मुझे जाने की आज्ञा दें। तो इस प्रकार से सुल्तान राजकुमार के अंतिम भाषण थे, अर्थात विदाई के समय उनका भाषण था ये। तो उसी प्रकार से लेखक लॉर्ड कर्जन को कहते हैं कि माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, इस प्रकार के राजकुमार की प्रशंसा की जाती है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे, अर्थात विदाई के समय कुछ भाषण देंगे। क्या आप कह सकेंगे कि अभागे भारत। क्या अभागे इसलिए कहा गया है क्योंकि सौभाग्य तब होता जब एक सुशासक उसको प्राप्त होता, लेकिन ब्रिटिश सरकार के अधीन जितने भी शासक आए हैं उन्होंने जनता की भलाई के बजाय उनका शोषण किया है, उन पर अत्याचार किए हैं, अपनी क्रूरता बरसाई है। इसलिए अभागे भारत से संबोधित किया है कि अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया है, कि मैंने भारत से सभी प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव था, और भारत की वजह से ही मुझे प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त हुआ जो मेरे जीवन में शायद असंभव था। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। कि भारत ने मेरा ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मेरे लिए दुखदाई हो, लेकिन मैंने सारे कार्य भारत के लिए दुखदाई किए हों, एक भी कार्य ऐसा नहीं किया जो सुखांत हो। संसार के सबसे पुराने देश, तो ये संबोधन के लिए कहा कि हे संसार के सबसे पुराने देश भारत, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी तेरी भलाई की इच्छा मेरे मन में या जी में नहीं थी। अर्थात जब तक वो वायसराय के पद पर थे तब तक भारत की भलाई के बारे में नहीं सोचा। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, अब मेरे पास ऐसा कुछ भी शक्ति नहीं है, पद नहीं है कि मैं तुम्हारे हितार्थ कुछ कार्य कर सकूं। पर आशीर्वाद करता हूं, लेकिन आशीर्वाद देता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे, फिर से प्राप्त कर सके अपने प्राचीन गौरव और यश प्रतिष्ठा को। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे, कि मेरे बाद जो भी वायसराय के पद पर आएगा वो तुम्हारे गौरव का सम्मान करे। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर विदाई के समय इस प्रकार का भाषण देते तो यह देश बड़ा ही दयालु प्रवृत्ति का है, तो आपकी ये सब बातें, पिछली बातें भूल सकता था। पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ, लेकिन इतनी उदारता या इतनी भल मानुसता, इतनी भलाई की भावना तुम्हारे अंदर नहीं है। तो इस प्रकार से ये अध्याय जो शिव शंभू के चिट्ठी से अंश उद्धृत था, लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए विदाई संभाषण, ये अंश पूर्ण होता है। अब इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जो तीनों ही पार्ट, इसके दोनों पार्ट के व्याख्यान के अंश और एक प्रश्नोत्तर आपको एक ही जगह डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।